अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेडियो विद अक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ अनकबूत बाय नूर राजपूत एपिसोड 8 पार्ट 1 लेकर। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, जिससे सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो आए। तो चलो चलते हैं नावल के जानिब। अनकबूत, मार्फत और मोहब्बत सबको नहीं मिलती। अस्कलम नूर राजपूत। किस्त नंबर 8। एक रात खामोशी में चांद की हल्की सी रोशनी ज़मीन पर पड़ रही थी, जब एक छोटा सा अनकबूत अपने जाल बिछाने में मसरूफ़ था। उसकी चमकती हुई रस्सियों में एक खास कशिश थी, जिसे वो ख्वाबों की दुनिया में दरवाजे की तरह खुल रही हो। हर धागा जो उसे अपनी महारत से बुनता था, एक नए राज की कहानी सुनाता था। वो जानता था कि उसके जाल में फंसने वाले हर शिकार के साथ एक नया राज जुड़ा हुआ है, और वो उन कहानियों को सुनने के लिए बेचैन था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो वक्त की कैद से आज़ाद होकर हर चीज़ का मुशाहिदा कर रहा हो। जब हवा चली तो उसके जाल की रस्सियों ने एक नरम सी सरगोशी की, जैसे वो अपनी दुनिया की हिफाजत करने की कोशिश कर रहे हों। उसकी मौजूदगी में एक पुरअसरार सी सकूत था, जो हर चीज़ को गहरी सोच में डाल देता था। ये लम्हे की खूबसूरती थी, जहाँ हर चीज़ एक लम्हे के लिए रुकी हुई महसूस होती हो, और हर दिलकश मंजर में एक नई कहानी छुपी होती थी। उस रात वो अनकबूत सिर्फ एक मखलूक नहीं था, बल्कि एक कहानी का रावी बन चुका था, जो अपने जाल में ख्वाबों को कैद कर रहा था। वो अनकबूत जो अपने ख्वाबों का जाल बुन रहा था, वो सिर्फ उस जाल की खूबसूरती देख रहा था। वो भूल गया था कि उसका जाल कितना कमज़ोर था, और कभी कभी ख्वाहिशों के नर्म रेशे मौत के फंदे बन जाते हैं। तो चले बढ़ते हैं अनकबूत की कहानी की तरफ, जहाँ मलका मलून ने अपने ख्वाब को अपने सामने टूटते देखा था। वो ख्वाब जिसे वो जख्मी आंखों से सींच रही थी, वो जिसे जख्मी उंगलियों से बुन रही थी, वो ख्वाब जिसमें रूह जख्मी थी। उसने पूरी वक़्त से अलमारी के पट बंद किए और पलट कर देखा। स्टूडेंट्स के गिरोह अपनी अपनी मेज़ों से सर उठाए उसे देख रहे थे। कुछ की आंखों में हैरानी थी तो कुछ की आंखों में इस्तेज़ा, जबकि कुछ तमाशाई थे। लम्हे भर में सिचुएशन भाप कर अब तमाशाई शुरू होने का ख्वाहिश करने लगे थे। जो पहले से जानते थे कि क्या होने वाला है, वो पुरसुकून खड़े थे, चेहरे पर मसनूई हमदर्दी सजाए। वो फजर मराज को हिस्स उठाना चाहते थे, पर वो मलका मलून थी। वो किसी को हक नहीं देती थी कि कोई उसकी तकलीफ का तमाशा बनाए। उसने एक गहरा सांस लिया और एक नज़र पूरे स्टूडियो रूम पर डाली। वो पहली नज़र में जान चुकी थी कि कौन उस पर खुश हो रहा था, कौन उससे हमदर्दी महसूस कर रहा था, और कौन उसकी कमीनी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश कर रहा था। शिद्दत से, जज्बात से उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था। वो मुट्ठियाँ भींचे खड़ी रही, और स्टूडेंट्स इंतज़ार कर रहे थे कि कब तमाशा शुरू होने का, उसके चीखे चिल्लाने का, रोने का, पीटने का। पर लम्हे गुजरने लगे और खामोशी भयानक हो गई। उसकी निगाहें जो शोले उगल रही थी, वो आहिस्ता आहिस्ता सर्द पड़ने लगी। एक ठंडा तासुर उसकी आंखों में उतरा आया। उसके दिल की धड़कन नॉर्मल होने लगी थी, जबकि सामने खड़े स्टूडेंट्स उस भयानक खामोशी की वजह से धीरे धीरे बढ़ने लगे। बाएं जानिब से खिड़की से छनकर रोशनी आती मलका मलून पर वाजे थी। वो चीखी चिल्लाई नहीं, वो कुछ नहीं बोली। वो क्या सोच रही थी? बस एक आखिरी नज़र उसने सब पर डाली, और फिर झुकी और एक घुटने मोड़कर दूसरे पाँव के नीचे किए पंजे के बल बैठते हुए वो अपने गाउन के टुकड़े उठाने लगी। हाथों में लर्जिश थी, आंखों में बेसाख्ता ही नमी उभरी। एक दो खैर ख्वाह क्लास फेलोज उसकी जानिब बढ़े। फजर, आर यू ओके? वो उस पर झुके हुए थे, जो होठों को आपस में पेवस्त किए खुद पर जब्त कर रही थी। दिस इज़ डिस्गस्टिंग। भयानक खामोशी ख़त्म हुई और शोर फैल गया। पूरा रूम सरगोशियों से गूंज उठा। हमें मैडम रुशना को बुलाना चाहिए। उन्हें जैसे होश आ गया था। आंसू उसकी पलकों की बाड़ तोड़ने को तैयार थे। तुम मेरी तौहीन नहीं कर सकते। उसने हाथ रोककर अश्कों को ललकार दी। किसी बुरे हादसे के बाद इंसान का दिमाग कई लम्हे काम नहीं कर पाता, पर फजर मराज का दिमाग उस पल तेजी से काम कर रहा था। उसने सारा सामान समेटा और उठ खड़ी हुई। उसके गिर्द अब एक हुजूम था। क्लास फेलोज कुछ कह रहे थे, पर उसके समात बिल्कुल बंद हो चुकी थी। सिर्फ दिमाग काम कर रहा था। वो उसी की सुन रही थी। उसने जो एक्स्ट्रा मटेरियल था वो दोनों हाथों में भरा, फिर अलमारी बंद की और पलटी। सब दूर हट गए थे। अब वो बैग उठाते हुए मटेरियल को संभालती कमरे से निकल गई। कई स्टूडेंट्स ने सर पकड़ लिया था। जो हुआ था बुरा हुआ था, जिसने किया था गलत किया था। अब वो जो करती वो भला कौन सह पाता। वो स्टूडियो रूम से बाहर निकल आई। सुर्ख चेहरा लिए वो अब तेजी से मैडम रुशना के ऑफिस की जानिब बढ़ रही थी। सफदर अभी तक नहीं आया था। तेज तेज कदम बढ़ाते वो बिल्कुल नहीं जानती थी कि वो आगे क्या करने वाली थी, पर उसे मैडम रुशना से कुछ कंफर्म करना था।
ऑफिस के बाहर पहुंचकर उसने ज़रा सा हाथ बढ़ाकर दरवाजे पर दस्तक दी। दोनों बाजुओं में उसने मटेरियल नहीं, बिल्कुल लगता था कि किसी मताए हयात को समेट रखा हो, और अगले ही पल वो दरवाजे खोलते हुए अंदर दाखिल हुई। लेकिन ये हुआ कैसे? मैडम रुशना सामने ही अपनी कुर्सी पर बराजमान थी और फ़ोन पर बात कर रही थी। फजर को देखते ही वो उठ खड़ी हुई। फजर ये सब वो फ़ोन मेज़ पर रखती उसकी जानिब बढ़ी। ये कोई छोटी बात नहीं थी और ये काम इतना आसान भी नहीं था। फिर किसने हिम्मत की थी? मुझे आपसे कुछ कंफर्म करना है। ठंडा ठार ले जा। मैडम रुशना को कुछ समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा था। फजर, वो आगे बढ़कर उसे हौसला देना चाहती थी, पर फजर के तासुरात ऐसे थे कि वो उलझ कर रह गई थी। पर फिर भी उन्होंने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। फजर को लगा था वो रो देगी, वो फूट फूट कर रो देगी, पर जो उसको रोता देखना चाहते थे उनके सामने नहीं। हमारे प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन में जो फैशन कंपनियां इनवाइटेड हैं, क्या उनमें चीफ गेस्ट रईस ग्रुप है? मलका मलून की आंखों में वाज़ेह था कि हाँ या ना में जवाब दिया जाता। डिपार्टमेंट में ये अफवाह जंगल की आग की तरह फैल गई थी। स्टूडेंट्स अब टोलियां बनाए घूम रहे थे। आखिर आगे होगा क्या, सब यही जानना चाहते थे। हाँ, कुछ लम्हों की खामोशी के बाद वो गोया हुई, पर समझ नहीं आया था कि फजर को कैसे पता चला और रईस ब्रांड का इस सब से क्या ताल्लुक। ये सुनते ही मलका मलून की आंखों में स्पार्क उभरा। वो हौले से मुस्कुराई और फिर पलट गई। फजर, तुम कहाँ जा रही हो? परेशान सी मैडम रुशना ने फौरन पूछा। वो रुकी नहीं और फिर पलटकर उन्हें देखा। बका की जंग लड़ने, वो पुरइसरार लहजे में कहती ऑफिस से बाहर निकली। बाहर स्टूडेंट्स का एक जमघट्टा था। सूरज पूरी आबोताब से निकल आया था और आंखों की चुंधिया देने वाली रोशनी बिखेर रहा था। बमुश्किल हाथ बढ़ाकर उसने बालों पर जमा चश्मा आंखों पर लगाया। हाँ, शायद ऐसे ही उसके आंसू छुप जाते। मैडम रुशना अपने ऑफिस से बाहर निकल आई। वो अब तेज तेज कदम उठाती फजर को देख रही थी, जो गेट की जानिब बढ़ रही थी। वो कहाँ जा रही थी? सब उसे देख रहे थे। किताबों का साया सर पर जमाए वो उसे ही देख रहे थे। गेट पर पहुंचकर वो रुक गई और फिर पलट कर देखा। मलका मलून आंखों में से सब कुछ जलाकर राख कर देना चाहती थी। उसने राहदारी के आखिर में खड़ी मैडम रुशना को देखा। मैं वापस आऊंगी, उसने ऐलान किया था, पर जो गूंज सुनाई दे रही थी वो कुछ ऐसी थी, मैं तबाही लाऊंगी। मैडम रुशना के आसाब ढीले पड़ गए थे और वो गेट से बाहर निकल गई थी। पीछे कुछ होने वाला था। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया जाने क्या एक्शन लेने वाली थी, उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। वो अब अपने डिपार्टमेंट से निकलकर यूनिवर्सिटी के खारजी गेट्स के जानिब बढ़ रही थी। तेज तेज चलते उसके कदम शिकस्ता हुए दिल में बेइख्तियार दर्द सा उठा और आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर रुखसारों पर बहते चले गए। उसे अपना आप जलता महसूस हो रहा था। दहाड़े मार मार कर रोने का दिल चाह रहा था। आखिर क्यों लोग किसी के ख्वाब को पूरा होते नहीं देख सकते? दिल के साथ साथ सर में भी दर्द उठा था और बुरी तरह चक्कर आ गया। वो गिरते गिरते बची, लेकिन वो चलती रही। यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते ही उसकी चारों जानिब नज़र दौड़ाई। वो ऑटो देख रही थी और फिर उसकी नज़रें फिसलते फिसलते रुक गई और साथ ही दिल की धड़कन भी रुक गई। टांगें शल हो गई थी और सीने से लगा सामान गिरते गिरते बचा। सामने ही सड़क के किनारे अरसल खड़ा था। उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। मैकेनिक इंजन पर झुका हुआ ठीक कर रहा था, जबकि वो झुंझलाया हुआ फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। फजर को अपना दिल एक बार फिर करची करची होते महसूस हुआ। ज़िंदगी कितनी जालिम थी। पूरी जान कांप उठी थी। वो शख्स उसकी मोहब्बत था, मान था, गुरूर था। वो था तो सब ठीक था, और जब से उसने छोड़ा था वो रुल ही तो गई थी। वो था तो पूरी दुनिया उसकी थी, और अब तो जैसे पूरी दुनिया ही उसके खिलाफ हो गई थी। अरसल दिल बेइख्तियार ही कुरलाया था। धीमे मिजाज का अरसल बुरहान बुरी तरह तपा हुआ लग रहा था। फजर को लगा जैसे वो जम गई हो। कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, सब धुंधला रहा था। अरसल लब हड़बड़ाए। जिन्हें दिल से चाहो उन्हें दिल से निकालना इतना भी आसान नहीं होता। एक ऑटो उसके सामने आकर रुका। बेटा जाना है? एक अधेड़ उम्र सड़क के किनारे आधे फुट ऊंचे फुटपाथ पर खड़ी फजर से पूछ रहा था। यूनिवर्सिटी के दीवारों से साथ लगे दरख्त उस पर साया किए हुए थे, पर जिस्म यूं जल रहा था जैसे उसे उठाकर तेजाब में फेंक दिया गया हो। बेटा, उसे यूं बुत बने खड़े देखकर ऑटो वाले ने फिर से उसे पुकारा। वो जैसे होश में आई थी, और तभी अरसल ने फ़ोन बंद करके उसे पलटकर देखा, और अगले ही लम्हे वो भी बुत बन गया था। फजर मराज को वो लाखों की भीड़ में भी पहचान सकता था। हाँ, बस लाखों की भीड़ में भी अपना नहीं सकता था। वो साकित हुआ। एक पल को नजरें टकराई और फिर फजर ने अपने आप को ऑटोमेटिक खुद को ऑटो में बैठते देखा। फजर बेइख्तियार उसके जानिब बढ़ा। अंकल प्लीज़ चलें,
اس نے خوش لبوں پر زبان پھیری۔ سامان چھٹ کر آٹو میں ہی گر گیا۔ جانا کہاں ہے؟ پلیز چلے، میں بتاتی ہوں۔ وہ باقاعدہ کانپ رہی تھی، یوں لگا تھا جیسے پورے جسم کو بخار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو۔ ہاتھ پیروں میں جان نہیں تھی، اس کا سامان اس کے پیروں میں پڑا تھا اور اس نے اپنی ٹانگوں کو واضح کپ کپاتے دیکھا تھا۔ آٹو والا اب آٹو اسٹارٹ کرتا تیزی سے آگے بڑھا۔ فضل رکو! وہ پیچھے سے آیا، پر تب تک آٹو آگے بڑھ چکا تھا۔ وہ آگے نہیں بڑھا، وہ بھی نہیں رکی۔ وہ آٹو میں بیٹھی باقاعدہ جھول رہی تھی، لرزتے ہاتھوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر اس نے منہ کھول کر گہرا سانس لیا، آٹو والے کو پتہ بتایا اور چہرہ ہاتھوں میں پیالے میں گرا دیا۔ زندگی کے پچھلے 3-4 مہینے آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ اسے لگا تھا وہ ارسل کو بھول گئی تھی، اب اسے یاد نہیں کرتی تھی۔ خود کو حد درجہ مصروف کر لیا تھا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ وہ تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی، پر اب سمجھ آیا تھا وہ اب تک اس غم کے جال میں لپٹی ہوئی تھی، وہ جکڑی ہوئی تھی۔ ابا کے مرنے کے ہفتے بعد وہ یونیورسٹی آئی تھی۔ پھر اس نے اپنے گاؤن کا آئیڈیا دیا۔ کچھ وقت انہوں نے اپنے آئیڈیا پر کام کیا، کیونکہ انہیں 1-1.5 مہینے میں پروجیکٹ تیار کرنا تھا۔ پھر شیڈول بدل دیا گیا۔ فیشن کمپنیاں ان دنوں میں مؤثر نہیں تھیں، چنانچہ انتظامیہ نے تھیوری کے 2 مضامین کے امتحان پہلے رکھ دیے تھے، جو کہ پروجیکٹ کے بعد ہونے تھے، اور یوں ان کا 1.5 ماہ تیاری میں گزر گیا تھا۔ اس کے امتحان اور پھر ساتھ چلتی جاب اسے کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ امتحانوں کے بعد اس نے پروجیکٹ کے 3D ماڈل پر کام کرنا شروع کیا تھا۔ سردی مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی، اپریل آ چکا تھا۔ تقریباً مہینہ لگ گیا تھا اسے ماڈل پر تیار کرتے ہوئے، کیونکہ اسے کچھ بھی جلدی سے پسند نہیں آتا تھا۔ وقت ملنے کے بعد بھی ان کا پروجیکٹ سب سے پیچھے تھا اور وجہ فضل تھی۔ وہ کام کے معاملے میں پرفیکشنسٹ تھی، اسے ہر چیز پرفیکٹ چاہیے ہوتی تھی، حالانکہ وہ خود امپرفیکٹ تھی۔ اور جب 15 دن رہ گئے تھے، جب اس کے گاؤن کا مشکل حصہ مکمل ہو چکا تھا، جب خواب تعبیر کے قریب تھا، پھر اچانک یہ سب کیوں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتی تھی، پر رویا نہیں جا رہا تھا۔ سینے کی بڑھتی جلن اسے رونے نہیں دے رہی تھی۔ اسے اب احساس ہوا تھا کہ وہ آگے نہیں بڑھی تھی، صرف وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور اسے پتہ نہیں چلا تھا، کیونکہ وہ ایک ڈورمنٹ کنڈیشن میں تھی، ڈپریشن میں، جہاں وہ کام تو سارے کر رہی تھی، پر اپنے احساسات کو نہیں سمجھ پا رہی تھی، جہاں وہ خود کو نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ پر ارسل کے سامنے آتے ہی جھرنا کا ہوا تھا، کھول ٹوٹ گیا تھا اور اسے اب تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ باقی کا راستہ کیسے کٹا وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ اپنی ناقدری پر آنکھوں سے آنسو بہتے رہے تھے، دل رو رہا تھا۔ مطلوبہ جگہ پہنچ کر آٹو والے نے آٹو روک دیا تھا۔ وہ اسے پیسے دیتے سامان اٹھا کر آٹو سے نکل آئی۔ شدید گرمی پڑ رہی تھی، حلق خشک ہو چکا تھا۔ اسے آج پہلی بار خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ اس محلے سے کبھی نہیں نکل پائے گی، اس کی کوئی پہچان نہیں ہوگی، اس کا کوئی نام نہیں ہوگا، وہ بس عام سی لڑکی رہ جائے گی۔ کل کو کسی بلقیس کا بیٹا آئے گا اور اسے بیاہ کر لے جائے گا، اور وہ ساری زندگی ایک ناپسند زندگی گزار دے گی۔ گلی سے گھر تک کا سفر انہی خوفناک سوچوں میں گزر رہا تھا۔ گھر کے گیٹ پر پہنچ کر اس نے زور سے دروازہ بجایا۔ چند لمحے گزر گئے، اماں نہیں آئی۔ اس نے پھر سے دروازہ بجایا۔ اس بار دروازہ کھول دیا گیا، چہرے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ اماں اسے دیکھ کر چونکی ضرور تھی، پر کہا کچھ نہیں۔ اس کا ستا چہرہ اور سرخ متورم آنکھیں اس کے رونے کی کہانی سنا رہی تھی۔ وہ بھاری آواز میں سلام کرتی اندر داخل ہوئی، برآمدے تک آئی، سامان چارپائی پر پھینک دیا، چادر اتار کر پھینکی۔ اس کے آس پاس اونچے نیچے گھر تھے، ان کا گھر چھوٹا تھا اور دبا ہوا تھا، اس لیے دھوپ کم پڑتی تھی اور کمرے ٹھنڈے تھے۔ پھر اس نے بیگ اٹھاتے موبائل نکالا۔ صفدر کی کالز آئی ہوئی تھی، کچھ کلاس فیلوز کے میسیج کر رکھے تھے۔ اس نے بٹن دبا کر موبائل آف کر دیا، جھک کر جوتے اتارے اور بالوں کو اچھے سے باندھ لیے۔ کیا ہوا ہے؟ اماں نے چارپائی پر پڑے سامان کو دیکھا۔ ملکہ ملون کی جنگ کا آغاز، وہ سپاٹ لہجے میں کہتی اپنے کمرے کی جانب بڑھی، پنکھا چلایا، دروازہ بند کر لیا اور فون کو میز پر پھینکتے خود کو بستر پر گرا دیا۔ سر میں شدید درد تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے پھٹ جائے گا۔ دل متلا رہا تھا، یوں جیسے کہ آ جائے گی۔ بستر پر لیٹتے ہی آنکھیں بند کر لی۔ اسے فرار چاہیے تھا، اپنے دماغ کو پرسکون کرنا تھا، سونا تھا تاکہ جب وہ اٹھے تو کچھ سوچ سکے۔ کئی لمحے گزرے، لمحے منٹوں میں بدل گئے۔ کئی آنسو کنپٹی سے پھسلتے تکیے میں جذب ہونے لگے۔ وہ یوں ہی لیٹی رہی، جانے کتنے منٹ کتنے گھنٹے آنکھیں بند کیے، سر درد تھوڑا کم ہوا تو سو گئی، اور سوتے ہوئے بھی اس کے چہرے سے کرب واضح تھا۔ یہ بقا کی جنگیں اتنی آسان نہیں ہوتی۔ جہاں فرزر مراز کی زندگی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی، وہیں ولیم کی زندگی کہیں رک سی گئی تھی۔ وقت تھا کہ آگے ہی نہیں بڑھ رہا تھا۔ 1.5 ماہ ہو گیا تھا اسے واپس آئے۔ ہاتھ پر بندھا پلستر اتر چکا تھا، البتہ گرم پٹی ابھی تک بندھی تھی۔
पिछले 2 दिनों से वो कमरे में ही बंद था। जब से उसे जॉर्ज कमरे में छोड़कर गया था वो वहीं था। 2 दिन बुखार में ही गुजरे थे। डॉक्टर उसका मुआयना करने के बाद दवा दे कर गया था। उसने जाते हुए नैनी को यही बताया था कि विलियम किसी जहनी दबाव के ज़ेरे असर है। नैनी अपनी तरफ से उसे सारी दुआएं पढ़कर फूंक रही थी। आज संडे था और नैनी उसे चर्च ले जाना चाहती थी। नैनी, मेरा बिल्कुल दिल नहीं है, उसने साफ इनकार किया था, जबकि नैनी हैरान रह गई थी। विलियम ने कभी चर्च जाने से इनकार नहीं किया था। वो तो बचपन में भी खुशी खुशी जाया करता था और बड़े होकर भी उसने कभी इनकार नहीं किया था। ये पहली बार था और विलियम जोसेफ की ज़िंदगी में बहुत कुछ पहली बार हो रहा था। नैनी को मायूसी हुई पर वो खुद ही चली गई। वो चर्च से कुछ ऐसा लाना चाहती थी जो उसको सुकून पहुंचाता, कुछ ऐसा जो उसे बेचैनी को कम करता। नैनी को पक्का यकीन था कि इस बार कुछ भयानक हुआ था। कोई बुरी चीज़ उससे चिमट गई थी। वो बाहर आ नहीं रहा था और नील अंदर जा नहीं रहा था। वो पैलेस के बाहर खड़े होकर उसे गालियाँ देकर चला जाता, पर नैन्सी से इतना खौफजदा था कि अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। विलियम जोसेफ, तुम नर्क में जाओगे, मुझे पूरा यकीन है। इस वक्त भी वो जोसेफ पैलेस के अहाते पर बाहर खड़ा था। चमकती धूप निकली थी। विलियम ने खिड़की खोलकर उसे देखा, जो जला भुना नीचे खड़ा था। विलियम ने उसके बद्दुआ देने पर अंगूठे, पहली उंगली और शहादत की उंगली से यो का निशान बनाया। मैं वहाँ राज करूँगा और तुम्हें ऑफिस बॉय की नौकरी दूंगा। मेरे चाय पानी का इंतजाम तुम ही करोगे, उसने चिल्लाकर जवाब दिया। दोनों ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे। नील का दिल कर रहा था कि पत्थर मार मार कर जोसेफ पैलेस की सारी खिड़कियाँ तोड़ दे, पर पहरेदार उसे ऊपर पहुँचाने में ज़रा तकलीफ न करते। तुम जलील इंसान हो, तुम वहाँ अकेले सड़ोगे, बल्कि तुम उसी दुनिया में डूब मरोगे। वो उस पर लानत भेजता पलट गया। काश जोसेफ पैलेस पर नैन्सी का साया ना होता, तो वह अंदर बैठा जायकेदार खाना खा रहा होता। लेकिन अब वो मजबूर था। वो पलट गया था। विलियम ने खिड़की खुली छोड़ दी। कई दिनों बाद धूप निकली थी, जो जिस्म को फरहत बख्श रही थी। उसने अपना मूड अच्छा होता महसूस किया। हम इंसान धूप से दूर भागते हैं, कहीं रंग काला ना हो जाए, कहीं स्किन खराब ना हो जाए, पर हम ये नहीं सोचते कि इसकी कमी से जो हमारे जिस्म की खराबियाँ पैदा होती हैं वो ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। वो चला गया तो विलियम ने अपने दोनों हाथों को देखा। एक टूटा हुआ और एक कटा हुआ था। हाँ, वो खुद एक क्योस था, डिसऑर्डर था जिसका कोई इलाज नहीं था। ज़हीनो फतीन और ऊंचे ख्वाब रखने वाले जोसेफ पीटरसन और मेहनती जॉर्ज जोसेफ पीटरसन के घर में रहने वाला एक आम नफ्सियाती मरीज, जिसे अभी तक ये समझ नहीं आया था कि वो इस ज़िंदगी में असल क्या था और बरम क्या था। क्या था अगर वो जिया था, उसमें उसका कोई अपना कमाल नहीं था। जसामत बाप से मिली थी तो नैन नक्श माँ से, उसका अलावा उसमें क्या खास था। वो जोसेफ पीटरसन का बेटा था। किसी आम घर में पैदा होता तो उसे बका की जंग लड़नी पड़ती, वो जंग जो उस जैसे लाखों करोड़ों नौजवान लड़ रहे थे। हाँ, एक काम जिसे की राह उसे नैन्सी ने दिखाई थी, वो उसमें अच्छा था। वो उसे जब करता था तो पूरे दिल से करता था। इस वक्त वो खिड़की के साथ रखे सोफे पर बैठकर लैपटॉप खोल चुका था। उसे काफ़ी मेल्स और मैसेजेस मौसूल हुए थे। इंस्टाग्राम पर लोग उससे नए वीडियो और टूर का पूछ रहे थे। 2 माह से उसने कुछ नहीं डाला था। पाकिस्तान जाने से लेकर अब तक कुछ भी नहीं। कई प्रोडक्शन हाउस उससे नया काम मांग रहे थे। लैपटॉप मेज पर रखते हुए वो उठ खड़ा हुआ और अलमारी की जानिब बढ़ा। अपना बैग निकाला जिसमें उसका कैमरा था, जो सच कर वो बच गया था। अब वो नई वीडियो पर काम कर रहा था। म्यूजिक ऑफ फायर ट्री। पाकिस्तान में उसने अयूबिया के मुकाम पर दरख्तों के म्यूजिक को रिकॉर्ड किया था। ये दरअसल दरख्तों और पौधों के इलेक्ट्रिक सिग्नल को एक मशीन के ज़रिए म्यूजिक में कन्वर्ट किया गया था। अगर रिसर्च की बात करें तो इसके मुताबिक पौधे और दरख्त आवाज़ें पैदा करते हैं और वो बोलते हैं, पर इनकी ये आवाज़ें इंसान नहीं सुन सकते क्योंकि वो अल्ट्रासोनिक होते हैं। ये अल्ट्रासोनिक आवाज़ें ज़्यादातर पौधे और दरख्त इस सूरत में पैदा करते हैं जब वो स्ट्रेस्ड होते हैं, भूखे, प्यासे या फिर जख्मी। हम वापस चलते हैं वीडियो के जानिब, जिसमें विलियम ने प्रोब्स, किसी चीज़ को समझने या जानने के लिए किसी टूल या मेथड को इस्तेमाल किया था। एक प्रोब को उसने दरख्त के पत्ते से जोड़ दिया, जबकि दूसरे को ज़मीन में दरख्त के जड़ों में करीब दफना दिया। ये प्रोब अब इलेक्ट्रिक सिग्नल को डिटेक्ट कर रहे थे जो दरख्त पैदा कर रहा था, और फिर इन सिग्नल्स को बॉम्बो एम डिवाइस म्यूज़िक में बदल रहे थे। नहीं, दरख्त म्यूज़िक पैदा नहीं करते, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पैदा करते हैं जिन्हें ये डिवाइस म्यूज़िक में बदलती है। मधुर सा म्यूज़िक जो सुनने में ऑर्केस्ट्रा की धुन जैसा लगता था। नैन्सी अक्सर कहती थी, इफ़ यू लव द नेचर इट विल शो यू मैजिक।
हाँ, विलियम इस मामले में खुश नसीब था कि वो कुदरत का ये जादू देख, सुन और महसूस कर सकता था। वीडियो अपने अकाउंट पर अपलोड करने के बाद उसने कैमरा उठाकर अपनी गोद में रखा। शाम में वो नील के कैफे जाने वाला था। यही सोचते हुए वो अब बैक करके अपनी वीडियो और क्लिक्स देखने लगा और फिर एक जगह उसका अंगूठा रुक गया। विलियम जोसेफ साकित रह गया। चमकती धूप गायब हुई और सियाह आसमान टप टप बरसने लगा था। रोशनी अंधेरे में बदल गई थी। उसके सामने ही स्क्रीन पर वो और फजर खड़े थे, एक छाते के नीचे। एक दूसरे को कबूल करने के बाद दिल जोर से धड़का। आंखों में अजीब सी चमक उतर आई थी। वो अब बैक कर रहा था। ब्यूटी इन वाइट उसके जानिब चलती आ रही थी। ये अनजाने में हुआ था। जब उसके कैमरे ने किसी इंसान को यूं कैद किया था। वो देख रहा था जोसेफ पैलेस गायब हुआ और एडनबरा भी। वो अब पाकिस्तान में था। बस स्टॉप पर विलियम की आंखों के सामने मंजर किसी फिल्म की तरह घूम गए। खुली पैंट और कॉटन की सादी सी शर्ट पहने चमकती धूप उसकी पुश्त से टकराकर वापस पलट रही थी और उसके कत्थई बाल चमक रहे थे। उसकी हमरंग आंखें वाज़ेह हो गई थी। वो कितनी ही देर आगे पीछे करके फजर और अपनी तस्वीरें देखता रहा। कितना अनोखा सा एहसास था जो पहले कभी नहीं हुआ था। दिल एक सुरूर की सी कैफियत में था। उसे अपनी तकलीफ अपने अंदर जलता दहलाव भूलने लगा था। वो मरहम का काम कर रही थी और फिर उसने मजीद पीछे किया तो साकित रह गया। स्क्रीन पर फजर और अरसल खड़े थे। बस स्टॉप भी गायब हुआ और अब उसकी जगह रेस्टोरेंट ने ले ली थी। वो और जुनैद उनके साथ वाले मेज पर बैठे थे। जुनैद ने ही उस वक्त कैमरा उनके जानिब रुक करके कैमरा ऑन कर दिया था, जबकि विलियम उनकी जानिब मुतवज्जा था, इसलिए वो इस वीडियो के मुतालिक नहीं जान पाया था। नहीं अरसल, वो उसका हाथ पकड़े खड़ी थी, यूं जैसे वो उसकी मताए हयात हो। वो चला गया तो सब खत्म। अरसल प्लीज़, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। वो जिंदा रहने के लिए हाथ पाँव मार रही थी। विलियम को उर्दू नहीं आती थी। वो समझ नहीं पाया वो क्या बोल रही थी, पर वो मफहूम जानता था। वो उसे रोक रही थी। ब्यूटी इन पर्पल रो रही थी। आप मुझे ले जाएं, मैं अंकल को मना लूँगी, वो सब करूँगी जो आप चाहेंगे। अनापरस्त लोगों को अगर कोई चीज़ तोड़ सकती है तो वो मोहब्बत है, और फजर मराज का टूटना बहुत ज़रूरी था। लोगों को जूते की नोक पर रखने वाली फजर मराज अपनी मोहब्बत के लिए अरसल के पांव तक पड़ गई थी। वो रो रही थी। विलियम जोसेफ के दिल को किसी ने मुट्ठी में भींच दिया था। वो घुटनों में सर्दी रो रही थी और विलियम सांस नहीं ले पाया। वीडियो ख़त्म हुई, फिर से चली। वो बुत बने देखता रहा। कुछ देर पहले वो पुरसुकून था। वो जख्मों पर मरहम रखती थी, महसूस हो रही थी, पर उसे वीडियो ने उसके जख्मों पर तेज़ाब छिड़क दिया था। भला डाया ने मरहम का काम कब करने लगी हैं? वो बस जलती पर तेल छिड़कती हैं। और विलियम जोसेफ उन देखी आग में जलने लगा था। वो कहाँ था? वो तो वहाँ से चला गया था, पर उसने खुद को खलाओं में भटकते पाया, जहाँ हर चीज़ खला में तैर रही थी, जहाँ कुछ भी हाथ नहीं आता। अचानक दरवाजे पर उभरने वाली टिक टिक की आवाज़ पर वो जैसे होश में आया। जोसेफ पैलेस वारिद हुआ और चमकती धूप लौट आई। वह अपने कमरे में था। दरवाजे पर मुलाजमा खड़ी थी। लंच तैयार है, वो उसे आगाह करके पलट गई। वो यूं ही कैमरा हाथ में लिए बैठा रह गया। फिर वो झटके से उठा और कैमरा फेंकने के अंदाज में मेज पर गिरा था। कमरे से बाहर निकल गया। अंदाज में झल्लाहट थी, जबकि जबड़े भीज गए थे। उसे दूर जाना था, बहुत दूर। कानों में गूंजती फजर की सिसकियाँ उसके हशर-नशर किए जा रही थी। अब क्या होगा? क्या विलियम जोसेफ के लिए ज़मीन तंग करती जाएगी? रईस के हेड ऑफिस में इस वक्त मामूल की गहमा गहमी थी। किसी फ्लोर पर फोटोशूट चल रहा था तो किसी फ्लोर पर डिज़ाइनर मुख्तलिफ डिज़ाइनों से सर खपा रहे थे, तो कहीं मीटिंग्स चल रही थी। अगर हम ऊपर मंजिल पर आएँ तो यह फ्लोर पूरा रईस के लिए मुंतखब था। आधे पर इसका ऑफिस फैला था। इसमें की टॉप दीवारों वाला ये ऑफिस एस्थेटिक का मुँह बोलता सबूत था। कीमती और सादा फर्नीचर जिसके दो जानिब ग्लास वॉल्स थी। दाएं जानिब की दीवार के साथ रखा बड़ा सा मेज और उसके पीछे रखी पावर चेयर। बाएं जानिब की दीवारों के साथ रखे ऑफ वाइट सोफे और उनके दरमियान चमचमाता मेज। शुमाली दीवार में नस्ब बड़ी सी बुक शेल्फ और हज़ारों किताबें। जुनूबी दीवार के साथ रखे बेपनाह कीमती मुजस्मे और बड़ा सा शीशे का बॉक्स जिसमें रखा था वो मलका मलून का ताज जो चमचम करता था। मुकम्मल सियाह रंग का ये ताज जिसमें सियाही हीरे जड़े थे, देखने वालों को खैरा कर देता था। उसके साथ ही एक ऊंचा मेज था जिस पर तरह तरह के मशीन नस्ब थी और हाथ में पकड़ने वाले छोटे बड़े औजार रखे थे। ताज अभी नामुकम्मल था। इसके मालिक ने न जाने कब से इसे अधूरा छोड़ रखा था।
اور اس کے ساتھ ہی دیوار میں لفٹ نصب تھی۔ لفٹ کا دروازہ اندر کھلتا تھا اور دوسرا دروازہ باہر چھت کی جانب کھلتا تھا جہاں سوئمنگ پول تھا، اور اس کے ساتھ ہی ایک حسین شام گزارنے کے لیے خوبصورت سی سٹنگ تھی۔ کمرہ جتنا بڑا اتنا ہی عالیشان بھی تھا، اور اس وقت رئیس کا مالک اسموکی ڈریس پینٹ کے ساتھ ہم رنگ ڈریس شرٹ پہنے اس تاج کے سامنے کھڑا تھا، دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے۔ وہ اس تاج کو دیکھ رہا تھا جسے اس نے سالوں پہلے بنانا شروع کیا تھا پر ابھی تک نامکمل تھا۔ ٹن کی آواز سے لفٹ کا دروازہ کھلا تو مراد عالم لفٹ سے باہر نکلا۔ اس نے رئیس کو تاج کے سامنے کھڑا دیکھا تو بے ساختہ مسکرا دیا۔ وہ قدم قدم چلتا رئیس سے ایک قدم پیچھے کھڑا ہوا۔ آخر کس حسین ملکہ کے نصیب میں ہوگا یہ تاج پہننا، وہ سرگوشی نما بولا۔ حسن کی ملکہ نہیں، ملکہ ملون، رئیس نے فوراً تصدیق کی۔ بدی کے بادشاہ کو ملکہ ملون چاہیے، وہ کہتے ہوئے بڑے سے جار کے سامنے سے ہٹ گیا۔ اب وہ اپنی کرسی کی جانب بڑھ گیا۔ کہو کیا خبر لائے ہو؟ وہ اب اپنی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ خوبصورت چہرہ واضح ہو گیا، سلیقے سے جمے سائیڈ پارٹ بال اور متناسب نین نقش۔ وہ خالص مشرقی مرد تھا، اس کی گندمی رنگت اس پر جچتی تھی۔ شکور اور اس کے بیٹے کی موت کو 1.5 سال گزر چکا تھا، اور موت کا الزام شکور کے بیٹے کے دوست پر آیا تھا کیونکہ ایک ریستوران کے کیمرے میں وہ شکور کے بیٹے کو ڈھیر سارے پیسے دیتے ریکارڈ کیا گیا تھا۔ یہ پیسے اس نے اس لیے دیے تھے کہ وہ باپ بیٹا رئیس کے خلاف بول سکیں، پر اس کے کھیل میں اسے ہی پھنسا دیا گیا تھا۔ پچھلے 1.5 سال سے رئیس نے شکور کے گھر کی ذمہ داری اٹھا رکھی تھی۔ ہر 6 مہینے پہ وہ شکور کی بیوی کو اتنا پیسے دے کر آتے تھے کہ ماں بیٹے کا پورا سال آرام سے گزرتا تھا۔ وہ انہیں دعائیں دیتے نہیں تھکتی تھی۔ پھر وہ کرسی سے پشت کی ٹیک لگائے بیٹھا اور کرسی آگے پیچھے جھول رہی تھی۔ مراد اس کے سامنے بیٹھا۔ شکور کی بیٹی جوان ہے اور وہ رئیس میں کام کرنا چاہتی ہے، اس نے داڑھی گھجاتے اطلاع دی۔ تو اسے رکھو جاب پر، مسئلہ کیا ہے؟ وہ اب بھوے سکوڑ کر مراد کو دیکھنے لگا۔ فیشن کا کچھ نہیں پتا اسے، اور مراد کسی بغیر ٹیلنٹ کے لوگوں کو رئیس میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ تو HR میں بھیج دو، کسٹمر سپورٹ میں، رئیس میں اس کے لیے کہیں جگہ نہیں ہے کیا؟ اس بار وہ کفت سے بولا تھا، جبکہ مراد اسے خاموشی سے دیکھے گیا۔ وہ رئیس تھا جو پہلے جان لیتا تھا پھر کرامات کرتا تھا، اور اسے سمجھنا ناممکنات میں سے ایک تھا۔ میں چاہتا ہوں وہ رئیس سے دور رہے۔ مراد غیر آرام دہ محسوس کر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ شکور کی بیٹی رئیس میں آئے۔ ڈونٹ وری، تم اسے کام دے دو، اس نے عام سے لہجے میں جیسا حکم دیا۔ وہ جانتا تھا کہ رئیس گروپ میں ہر برانچ میں ہر بزنس میں کام کرنے والے ہزاروں ملازم کیا اسی کے وفادار تھے؟ کئی ہزاروں کو فرق نہیں پڑتا تھا کہ رئیس کون تھا، انہیں اپنے پیسوں سے مطلب تھا، تو دوسری کی وفاداری پر کئی یہاں کام کر رہے تھے تاکہ خبر رکھ سکیں، اور کئی رئیس برانچ سے متاثر تھے، ان میں شاید ہی گنتی کے تھے جو عزیز تھے۔ ہاں، پر رئیس کے آفس تک پہنچنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کے اس آفس میں آج تک عروضہ جمال اور چند قریبی دوستوں کے علاوہ کوئی عورت نہیں آئی تھی۔ ہاں، پر یہ الگ بات تھی کہ لڑکیوں کو دھڑا دھڑ کمنٹس کے رپلائی مل جاتے تھے۔ کتے کے سر پر ایک بار تاج سجا دو تو گلے میں پٹا ڈالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مراد عالم اس کے فیصلے سے خوش نہیں تھا۔ رئیس اورنگزیب کو کتوں کو پالنا اور ان کے گلے میں پٹا ڈالنا بخوبی آتا ہے۔ پہلی بار اس ساری گفتگو میں رئیس کے چہرے پر سرد پن نظر آیا تھا۔ اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم شعلے کے لانچ کا بتاؤ۔ اس نے بات پلٹ دی۔ وہ مراد کے ساتھ مزید اس موضوع پر اور بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کام چل رہا ہے، جیسا میں چہرہ چاہتا ہوں ویسا مل نہیں رہا۔ مراد نے بھی کرسی سے پشت ٹکا دی۔ وہ نہ صرف رئیس کا وفادار تھا بلکہ وہ اس کا دوست بھی تھا، وہ سالوں سے ساتھ تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کوئی آسمان سے اترے گی تمہارے لیے؟ مراد صاحب، تمہارے اسٹینڈرڈز میں دیکھ رہا ہوں دن بدن ہائی ہوتے جا رہے ہیں، تم رئیس کو بند کرواؤ گے کیا؟ وہ خوشگوار لہجے میں بولا تو مراد ہنس دیا۔ ویل، میرے اسٹینڈرڈز رئیس نے ہی ہائی کیے ہیں، اور میں کسی بھی ایرے گیرے کو نہیں رکھ سکتا۔ اس نے فخر سے کندھے اچکاتے جواب دیا۔ وہ رئیس کا بازو تھا۔ مراد عالم اور عروضہ جمال رئیس اورنگزیب کے لیے جان دے بھی سکتے تھے اور جان لے بھی سکتے تھے۔ تو پھر کیا کرو گے؟ شعلے کے لانچ میں زیادہ دن نہیں ہے۔ وہ دلچسپی سے اسے دیکھتے بولا۔ جانتا تھا مراد کوئی نہ کوئی حل نکال لیتا۔ یہ اس کا کام تھا۔ رئیس جیولری کے ہر لگژری ڈیزائن کو کب کہاں کیسے لانچ کرنا تھا یہ وہ جانتا تھا۔ اس کے ساتھ وہ فائنانس پر بھی نظر رکھتا تھا، جبکہ عروضہ جمال کے ذمے رئیس کے سبھی برانڈز کی سیکیورٹی تھی۔ وہ سیکیورٹی ہیڈ تھی۔ شعلے کی لانچ کو دنیا یاد رکھے گی۔ تمہارے پاس ہر رنگ اور نسل کی ماڈل ہے، سینکڑوں تعداد میں، پھر کیسا چہرہ چاہیے؟ جھولتی کرسی ایک دم رک گئی۔ وہ میز پر ہاتھ رکھتے اس کے جانب جھکا، آنکھوں میں الجھن واضح تھی۔
مراد نے ایک نظر رئیس کو دیکھا اور وہ بھی اس کے انداز میں میز پر ہاتھ رکھتا آگے کو جھکا اور پھر سرگوشی نما انداز میں پر اصرار طریقے سے بولا، ویسا ہی جیسا ملکہ ملون کا ہوگا، وہ جس کے سر پر تم اپنے ہاتھوں سے بنایا یہ تاج سجاؤ گے؟ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا۔ لمحے بھر کی خاموشی کے بعد رئیس کا ابھرنے والا کہکا بے ساختہ تھا۔ وہ کرسی پر جھول گیا۔ وہ کتنی ہی دیر ہنستا رہا، آنکھوں میں نمی ابھر آئی۔ تمہیں لگتا ہے ملکہ ملون وجود رکھتی ہے؟ انداز ہچ اٹھانے والا تھا۔ مراد منہ بناتے پیچھے ہو بیٹھا۔ تو یہ تاج میرے سر پر سجانا ہے یا عروجہ جمال کے؟ وہ خفگی سے بڑبڑایا جبکہ رئیس مشکل سے ہنسی ضبط کرتا ہوا گویا ہوا، عروجہ سر پر تاج نہیں مہنگا اسلحہ سجانا پسند کرے گی۔ ہاں کہ تو وہ ٹھیک ہی رہا تھا، سیکیورٹی اور اسلحے کے معاملے میں وہ کمپرومائز نہیں کرتی تھی۔ اس سے پہلے مراد کوئی اور جواب دیتا کہ ٹن کی آواز ابھری اور لفٹ کا دروازہ کھولتے ہی عروجہ جمال اندر داخل ہوئی۔ 5 فٹ 9 انچ کی اونچی لمبی عروجہ جمال یونیفارم پہنے ہوئے تھی، سیاہ پینٹ اور سفید ڈریس شرٹ پہنے ہوئے، وہ کانوں میں ایئرپوڈ لگایا تھا جبکہ کالر سے مائک جڑا تھا، بال جیسے تیل لگا کر جوڑے میں باندھے گئے تھے۔ تھنک دا ڈیول اینڈ ڈیول از ہیئر، مراد نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اکثر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہتے تھے۔ ڈیول نہیں، ڈیمن ہوں میں۔ وہ پورے آفس کا دورہ کر آئی تھی، ہر ہوٹل، ہر آؤٹ لیٹ اور یہاں تک کہ فیکٹریوں کی سیکیورٹی کی معاملات بھی رکھنا اس کے کام تھا۔ اس کی ٹیم میں بھی اس کے جیسے ہی لوگ تھے، مار دھاڑ والے اور چوکنے اور مضبوط۔ ایک ہی بات ہے، مراد نے ناک سے مکھی اڑائی، ڈیول صرف ڈراتے ہیں جبکہ ڈیمنز چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں۔ خیر، میں نے سنا ہے کہ 2 بیویاں رکھنے والا وائرس ابھی تک ایک ماڈل نہیں ڈھونڈ پایا۔ اس نے آتے ہی مراد کی کرسی گھمائی اور اس کے دونوں بازوؤں پر ہاتھ رکھ کر اس نے اس پر جھک کر سرگوشی کی، لہجے میں فنکار تھی۔ چہرہ مراد عالم کے چہرے کے اتنا قریب تھا کہ مراد اس کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا۔ اس کی سٹی گم ہو گئی۔ رئیس کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ عروجہ جمال کا یہی روپ تھا جو بدی کے بادشاہ کو پسند تھا۔ اس کا ڈیمن ہونا اسے باقیوں سے الگ بناتا تھا۔ ماڈل ڈھونڈنا تمہاری جیسی مرد مار عورت ڈھونڈنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ خشک لبوں پر زبان پھیرتے وہ عروجہ کی آنکھوں میں دیکھتے بولا، بلی کو چھیچڑے کے خواب۔ وہ مسکرا کر کہتی جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ مراد عالم اپنی کرسی پر جھول کر رہ گیا۔ ایوری تھنگ از پرفیکٹ، وہ کہتے ہوئے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ مراد نے رئیس کو دیکھا تو اس نے کندھے اچکا دیے۔ ایسی بھی بات نہیں ہے، مجھے ایک لڑکی پسند آئی تھی پر اسے غرور زیادہ ہے۔ اسے فضر مراز پر غصہ آیا۔ آہا، تو یہ بات ہے اور تم چاہتے ہو وہی لڑکی یہ شوٹ کرے؟ رئیس اب اس کی الجھن سمجھ چکا تھا۔ مراد کا دماغ جہاں اٹک جاتا وہاں سے ہلنا ناممکن تھا۔ ہاں اور انکار کے باوجود اسے کرنا پڑے گا۔ وہ اڑ گیا تھا۔ فائنلی کسی نے تو مراد عالم کو انکار کیا۔ عروجہ جمال استہزائیہ بولی، چہرے پر تپانے والی مسکراہٹ واضح تھی۔ اس نے مراد عالم کو نہیں، رئیس کو انکار کیا ہے۔ ارے پھر تو ملنا پڑے گا اس لڑکی سے، رئیس مسکرا کر بولا۔ مقصد اسے بھی تپانا ہی تھا۔ نام کیا ہے؟ لہجہ عام سا تھا، نہ کوئی تجسس نہ کوئی غصہ۔ وہ اناپرست نہیں تھا، لوگوں کا انکار اسے سمجھ آتا تھا۔ وہ بس جاننا چاہتا تھا کہ آخر مراد کو سنائی کس پر اٹکی تھی۔ فضر مراز، مراد فوراً بولا۔ فیشن کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتی ہے اور رئیس گروپ کو انکار کر رہی ہے، بڑی بے وقوف لڑکی ہے۔ وہ اپنی دھن میں بولے گیا۔ عروجہ اسے دیکھ رہی تھی جبکہ رئیس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ کسی نے غور نہیں کیا، اس کے چہرے پر سمجھ میں نہ آنے والے تاثرات تھے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ خیر، تم یہ ضد چھوڑو اور کوئی نیا طریقہ ڈھونڈو، بنا ماڈل کے لانچ کا سوچو۔ ضروری نہیں کہ ہمارا ہر جویلری ماڈل ہی پہنے، ہم کچھ الگ بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے صلاح پیش کی جو مراد کو ذرا بھی پسند نہیں آئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ماڈل تو میں ڈھونڈ ہی لوں گا، وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ یہ کام تمہیں ہمارے واپس آنے سے پہلے کرنا ہوگا، ہم لوگ کل نکل رہے ہیں۔ رئیس نے اسے یاد دہانی کروائی۔ پیرس کے 3 مہینے بعد فیشن شو ہونے والا تھا، بلکہ آرٹ شو کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ فیشن کے نام پر لوگ اپنے شاہکاروں کی نمائش کرنے والے تھے اور اس شو کے اسپانسرز میں ایک بڑا نام رئیس گروپ کا بھی تھا۔ اسی کی آفیشیل میٹنگ تھی جس کے لیے وہ نکل رہے تھے اور عروجہ جمال پیرس کے لیے نکلنے رہے تھے اور 1 ہفتے بعد ان کی واپسی تھی اور مراد عالم کے پاس 1 ہفتے کا وقت تھا اور فی الحال مراد عالم کے لیے یہ بھی کافی تھا۔ صفدر ہکا بکا سا مینجمنٹ کے آفس میں کھڑا تھا۔ یونیورسٹی آتے ہی جو خبر اسے ملی تھی وہ اس کو دماغ گھمانے کے لیے کافی تھی اور یونیورسٹی والوں کے لیے بھی یہ خبر چھوٹی نہیں تھی۔ الماری کی چابیاں کس کے پاس ہے؟ اس سے مختلف سوالات پوچھے جا رہے تھے۔ ایک میرے پاس اور ایک فضر کے پاس، اس نے سہولت سے جواب دیا۔ تصور کے پردے پر ملکہ ملون کا منہ سے آگ نکلتی دنیا کو جلا کر بھسم کر رہی تھی۔ وہ جھرجھری لے کر رہ گیا۔
तुम दोनों यूनिवर्सिटी से किस वक्त निकले थे? अजीब सवाल थे, वो तंग आ गया था। मुझसे सवाल जवाब के बजाय अगर आप सिक्योरिटी कैमरा चेक करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। गुस्सा तो वो भी था, इतनी मेहनत पर पानी फिर गया था। कमरे में 1 मिनट के लिए खामोशी छा गई। मैडम रुशना, क्या आप कैमरा चेक करवा सकती हैं? उसने बराह रास्त मैडम रुशना को मुखातिब किया। वो उनकी सुपरवाइज़र थी और अभी तक वो शौक में थी। प्रोजेक्ट और स्टूडियो रूम का कैमरा 2-3 दिनों से काम नहीं कर रहा था। मैनेजमेंट की तरफ से जवाब आया तो वो साकित रह गया। ये कैसे मुमकिन है? सिक्योरिटी को बुलाया जाए, उनसे पूछताछ की जाए। ये मामूली बात नहीं है, हमारा साल ज़ाया हो जाएगा और हमारी मेहनत। नहीं, वो मजीद बिल्कुल नहीं खप सकता था। इस पर वर्किंग जारी है, आप फजर को बुलाएं, हमें उनसे भी बातचीत करनी है, ये ज़रूरी है। मैनेजमेंट चाह रही थी कि किसी तरह ये बात उन दोनों पर ही गिरा दी जाए, उनकी हरमत पर कोई लफ्ज़ ना उठाए। उसका नंबर बन जा रहा है, वो बैठकर यहाँ से तमाशा नहीं देख सकती। वो पहली बार रोड हुआ था तो नरगिसी आदमी को भी गुस्सा आता था। मैडम रुशना ने उसे पुरसुकून रहने का इशारा किया तो कमरे से निकल गया। बाहर आकर उसने फजर का नंबर मिलाया जो अभी तक बन जा रहा था। डैम इट, फजर फ़ोन उठाओ यार, वो बुरी तरह झुंझलाया गया था। जबकि अगर हमारे पॉश एरिया से निकलकर पुराने मोहल्ले की तरफ आए, हाँ जहाँ फजर मराज रहती है, वो अभी तक बेसूध सोई हुई थी। दिन कैसे गुजरा कुछ पता नहीं चला और उसके वक्त शाम के तकरीबन 5 बजने वाले थे। एक झटके से उसकी आँख खुली। वो चिट लेती थी, पसीने से भीगी हुई। छज्जा लटका पंखा बंद था, यकीनन बिजली चली गई होगी। वो कई लम्हे यूं ही लेटी रही, यानी ये बुरा ख्वाब नहीं था। जो कुछ हुआ था वो हकीकत में हुआ था। वो झटके से उठ बैठी, आंखें मसलती बेड से उतरी और अलमारी से एक पुराना लोन का जोड़ा निकालकर कमरे से बाहर निकली। अम्मा असर की नमाज पढ़ रही थी। वो बाथरूम की जानिब बढ़ी और 10 मिनट बाद वो शावर लेकर निकली। बाल तौलिए से खुश किए और सहन में लगे नल से वजू किया। उसका इरादा नमाज पढ़ने का था, अल्लाह से बात करनी थी और ज़रूरी बात। अम्मा ने उसे वजू करते देखा तो दुआ मांगकर जानमाज वहीं छोड़ दी, उठ खड़ी हुई। कुछ मिनटों बाद वो बड़ा सा दुपट्टा लपेटे नमाज पढ़ रही थी। चारपाई पर रखा उसका सामान अब साथ रखी मेज पर पड़ा था। बरामदा छोटा था, एक जानिब 4 कुर्सियाँ और उनके दरमियान मेज रखी थी और साथ ही एक चारपाई पड़ी थी। वो अब दुआ मांग रही थी जबकि अम्मा इस वक्त चाय पीती थी। वो नमाज के बाद चाय बनाने के लिए बावर्ची खाने में घुस गई। अल्लाह, मुझ में इतना ज़र्फ नहीं है कि मैं उन लोगों को माफ़ कर दूं। मैं अपना बदला लूँगी और आप जानते हैं कि फजर मराज कितनी बुरी है। मैं बस चाहती हूँ कि मैं कुछ ज़्यादा बुरा ना करूँ। कुछ देर बाद वो दुआ मांगते उठ खड़ी हुई। आंखों में नमी चमक रही थी। बरामदे में लगा पंखा गड़गड़ चलने लगा था। वह सुकून का सांस लेती उठ खड़ी हुई। चाय नमाज तय करके रख दिया, चादर उतार कर चारपाई पर डाल दी और मेज पर रखे सामान को देखा। आंखों में अब मलका मलून का कहर ढा रहा था। बालों को ढीला करके फोल्ड करके क्लेचर लगाया। अम्मा, मुझे भी चाय पीनी है। वो हाँक लगाती कमरे की जानिब बढ़ी, मेज पर पड़ा फ़ोन उठा लिया और कुर्सी खींचकर बैठ गई। अम्मा और इसका रिश्ता अजीब सा हो गया था। अम्मा अब उसे डांटती नहीं थी, लड़ती भी नहीं थी। एक सर्द महर उतर आई थी। अब्बा कभी परचून की 2 दुकानें हुआ करती थी जो उन्होंने बीमार पड़ने के बाद किराए पर दे दी थी। उन्हीं का किराया आता था। कभी अम्मा राशन ले आती थी तो कभी वो ले आती थी। वो खाने को कुछ लाती तो कभी अम्मा खा लेती, कभी यूं ही छोड़ देती। जिंदगी बस यूं ही गुजर रही थी। अम्मा का दोबारा बिल्किस के बेटे का जिक्र नहीं किया था और ना ही कभी फजर ने अपने निकाह और ना ही अब्बा की बात होती थी। अम्मा को जैसे चुप लग गई थी। कुर्सी पर बैठते ही उसने सबसे पहले फ़ोन ऑन किया। ढेरों मैसेजेस और ढेरों नोटिफिकेशंस उसके मुंतजिर थे। सफदर ने कई कॉल्स और मैसेजेस किए थे। फजर ने क्लास का ग्रुप खोला। पुअर फजर उसे मेंशन किया जा रहा था। कुछ अफसोस कर रहे थे तो कुछ उसका मजाक उड़ा रहे थे। 2000 के करीब ग्रुप में मैसेजेस थे, वो सारे नहीं पढ़ पाई। स्वाइप करते उसकी उंगलियां ठहर गई। गाइस, होटल की बुकिंग हो चुकी है, सब तैयार है। क्लास ग्रुप प्रोजेक्ट का अगले दिन टूर के लिए निकल रहा था और शो ऑफ इस कदर था कि होटल की बुकिंग तक रईस ने भेजी थी। सब कुछ फाइनल था, अच्छा खासा पैसा लगाया गया था। बस इंतज़ार था तो प्रोजेक्ट पर प्रेजेंटेशन का कब हो और कब वो लोग निकले। 3 दिन का टूर था। फजर की आंखें चमक उठी और अगले ही पल उसने ग्रुप बंद करते हुए गूगल ओपन किया। रईस ग्रुप की वेबसाइट से जाकर उसने मुराद आलम का नंबर निकाला और अगले ही लम्हे उसकी उंगलियां मुराद आलम का नंबर डायल कर रही थी। मलका मलून की आंखें कहर ढाने को तैयार थीं। सर दर्द पहले से काफ़ी कम था। अम्मा ने चाय का कप लाकर मेज पर रख दिया। बेल जा रही थी लेकिन फ़ोन नहीं उठा रहा था। फिर उसने रईस ग्रुप के हेड ऑफिस का नंबर मिलाया। रिसेप्शन पर मौजूद लड़की ने फ़ोन उठाया। मुझे मुराद आलम से बात करनी है। सलाम दुआ के बगैर वो मुद्दे पर आई। आपकी तारीफ? वो दूसरी जानिब पूछा गया। वो तो किसी से बर्दाश्त नहीं होती। फिल वक्त आप उन्हें बता दें कि फजर मराज बोल रही हूँ।
कमर कुर्सी से टिका दी और टांगे सामने रखे मेज पर लंबी कर ली। उसकी तारीफ के लिए उसका नाम ही काफ़ी था। ओके मैम, आप वेट कीजिएगा। वो फ़ोन होल्ड कर चली गई। इस दौरान उसे सफदर की कॉल्स आने लगी। फजर ने दूसरे हाथ से चाय का कप उठाया लिया और अभी गर्म थी। एक घूंट लेने के बाद उसने कप वापस रख दिया। सर, कोई फजर मराज आपसे बात करना चाहती है। एसी की ठंडक में बैठा मुराद आलम चौंक सा गया, पर अगले ही पल उसकी मुस्कुराहट उभरी। पीछे होकर खुद को कुर्सी पर गिराया और कॉल ट्रांसफर करने का हुक्म दिया। कॉल ट्रांसफर हो गई थी। रईस को कोई इनकार कर ही नहीं सकता। इस्तेज़ा भरी आवाज़ रईस के हेड ऑफिस से उड़ी और तैरती हुई फजर के समाज से जा टकराई। कहे तो आप ठीक रहे हैं। चाय का कप फिर से उठाकर लबों से लगाया। क्या फ़ायदा नहाने का, गर्म सियामाल उसे अंडेल रही थी। लेकिन एक आतिशफिशा का भला गर्म चाय क्या ही बिगाड़ सकती है। मैं जानता था तो मुझे कॉल ज़रूर करोगी। कितना एतमाद था उसकी लहजे में। और मेरी बदकिस्मती कि मुझे कॉल करनी पड़ी। मुराद का कहका बेसाख्ता था। कहे मोहतरमा, कितनी मॉडल्स हायर कर चुकी हैं अब तक। वो तंज के तीर भिगो भिगो कर मार रहा था। और फजर मराज मर ही ना जाए। ढीठ लोग कहाँ मरते हैं। पहले तो आप बताएं कि मेरी यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के नाम पर होने वाले फैशन शो का चीफ गेस्ट रईस ग्रुप है ना। दूसरी जानिब पल भर के लिए खामोशी छा गई। तुम्हें कैसे पता। मुराद आलम की भवें सिकुड़ गई। मलका मलून खबरें पूरी रखती है। वो एक अदा से बोली। अम्मा अपनी चाय की प्याली लिए अब चारपाई पर बैठ चुकी थी। कुनखियों से फजर को देखने लगी। उसके पैरों में उसकी टूटे ख्वाब की किरचियाँ पड़ी थी। कटा फटा सा ब्राइडल गाउन। तो तुम हो मलका मलून। वो थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन अपनी हैरानी पर जल्दी काबू पा गया। चेहरे पर दिलचस्पी थी। फजर मराज के अलावा और कौन हो सकती है। वो उसी एतमाद से बोली। घोट घोट चाय पीती 22 साला फजर मराज 39 साला मुराद आलम को हैरान कर रही थी। क्या चाहती हो। वो मुद्दे पर आया था। फजर मुस्कुरा दी। यूनिवर्सिटी का इवेंट 3 दिन आगे करना है। वो बिना किसी तवक्कुफ के बोली। लहजा वाज़ेह और साफ था। कुछ पल की खामोशी छाई रही और फिर मुराद आलम का उभरने वाला कहका बेसाख्ता था। हिज उठाने वाला। क्यों, तुम्हारा काम मुकम्मल नहीं हुआ। वो तंजिया लहजे में बोला। लहजा आग लगाने वाला था, पर जो पहले से ही आतिशफिशा हो उसे क्या जलाना। कुछ ऐसा ही है। आप बताएं कर सकते हैं या नहीं। ये कोई मजाक नहीं है। वो अब संजीदा हुआ था। एक यूनिवर्सिटी का इवेंट रईस ग्रुप से बढ़ा तो नहीं हो सकता। वो भी संजीदा थी। अम्मा के चेहरे पर कई साए आए और गुजर गए। वो खाली खाली नजरों से फजर को देखे गई। कभी कभी इंसान खुद ही कुएं में छलांग लगा देता है, और आज उन्हें ये यकीन हो गया था। आलम का नगाड़ा बज चुका था। मौत का ऐलान हो चुका था। अनकबूत ने फजर मराज के गिर्द अपना आलम बुनना शुरू कर दिया था। और मैं ऐसा क्यों करूँगा। वो मुराद आलम यूं ही नहीं था। किसी को फेवर देना उसे पसंद नहीं था, क्योंकि आपको शोले की लॉन्च के लिए मेरी ज़रूरत है। चाय का कप खाली हो गया था। उसने मेज पर रख दिया। निखरी निखरी सी फजर अपने पैरों को देख रही थी। रईस में तुम्हारे जैसी लड़कियों की कमी नहीं है। दुनिया भर का टैलेंट भरा है। रईस में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, मैं मानती हूँ। वो संजीदा सी बोली। फिर तुम्हें खुद के लिए इस कदर खुशफहमी क्यों है। अब्रू उस्काकर पूछा गया। वह वाकई जानना चाहता था, क्योंकि रईस के टैलेंटेड लोग ख्वाब बुनते हैं। नाइटमेयर्स बुनने वाली फजर मराज वाहिद है। ये जैनजी के हद से पुरएतमाद लोग जाने खुद को क्या समझते हैं। लेकिन ये क्या। मुराद आलम इसकी बात पर मुतासिर नजर आ रहा था। हाँ, आर्टिस्ट लोग ख्वाबों से ज़्यादा नाइटमेयर्स पर तवज्जो देते हैं। उन्हें डार्कनेस अपनी ओर खींचती है। उन्हें बुराई फैसिनेट करती है। तो तुम शूट करोगी। वो अब संजीदा नजर आ रहा था। मैं लॉन्च में मदद करूँगी। आपका फेवर समझ लें। लड़की, तुम रईस ग्रुप का फेवर दोगी। वो महसूस हुआ। फेवर तो मैं अपने बाप को भी ना दूँ, और देने पर आऊँ तो रईस के बाप को भी दे दूँ। पर फिल वक्त मैं बका के जंग लड़ रही हूँ, तो आप फेवर्स के बदले फेवर समझ लें। दूसरी जानिब खामोशी छा गई। ये नामुमकिन है। उसने साफ इनकार किया। मुझे नहीं लगता मुराद आलम के लिए नामुमकिन का लफ्ज़ एग्जिस्ट भी करता है। वह महसूस हुई। अंदाज तपाने वाला था, भड़काने वाला था। तुम मुझे मैनिपुलेट कर रही हो। मुराद आलम के भवें उठी हुई थी। चेहरे की नकुश खफगी से भरे हुए थे। फजर मराज को मैनिपुलेशन पसंद नहीं है, पर अफसोस कि लोग हो जाते हैं। बस एतमाद हो तो इतना हो। मुराद आलम कुछ न बोल पाया। सोच लें आपका ही फ़ायदा है। खबर का इंतज़ार करूँगी। उसने फ़ोन बंद कर दिया और मोबाइल ऑफ करके मेज पर फेंक दिया। गहरा सांस लेते खुद को नॉर्मल किया। उसके पैरों के करीब उसका टूटा फूटा ख्वाब पड़ा था। फजर ने नज़र देखा और फिर आंखें मीच ली। कभी कभी रास्ते की रुकावटें कुदरत की तरफ से इशारे होते हैं कि हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, कदम रोक लेने चाहिए। अम्मा ने बड़े दिनों बाद ऐसी बात कही थी। आज उनका लहजा मुख्तलिफ था, जैसे किसी पढ़ी लिखी औरत का। वो फजर के पैरों में पड़े कटे पटे
गाउन के टुकड़े देख रही थी। उनके चेहरे पर अजीब सी मर्दनी थी, कर्ब था, इस्तज़ा था अपने फजर के लिए। फजर ने आंखें खोली और रुख मोड़कर उन्हें देखा। उन्होंने नजरें कपड़े से हटाकर फजर पर जमा दी। रुक जाओ फजर, तुम कुएं में जाने बढ़ रही हो। वो दुनिया अंधा कुआं है, फरार का रास्ता भी नहीं मिलेगा। फजर हैरत से उन्हें तके गई। क्या अजीब था उनकी बातें, या फिर उनका लहजा, या फिर वो खुद अलग सी थी। अम्मा, उसने अम्मा की जानिब रुक करके पढ़ते उन्हें पुकारा। फजर मराज को मौत कबूल है, हार नहीं। मलका मलून ने गर्दन अकड़ाकर जवाब दिया। अम्मा जानती थी वो ठीक कह रही थी। उसकी बात सुनते ही अम्मा के चेहरे पर इस्तेजाई मुस्कुराहट फैल गई। फिर मौत कबूल करो फजर मराज, मौत कबूल हो, वो अजीब से लहजे में कहती उठ खड़ी हुई। और जबकि फजर मराज उलझ गई थी, अम्मा उठकर अपने कमरे में घुस गई। जबकि फजर ने गहरा सांस लिया। वो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि मुराद आलम किसी तरह इवेंट आगे करवा दे। बस 3 दिन, बस 3 दिन। क्या हो जाता अगर वो आगे करवा देता। बाहर सहन में सूरज के साए लंबे होते जा रहे थे। वो कुर्सी से पुष्ट टिकाए आंखें बंद किए यूं ही बैठी रही। दिमाग में आवाज़ें का कोहराम भर पाता। लोगों की आवाज़ें, तकलीफ दे आवाज़ें, और उन आवाज़ों में अपने दिल की, अपने दिमाग की सुनना बहुत मुश्किल होता है। पूरा दिन किसी फिल्म की तरह घूमने लगा और जैसे कैमरा आकर अरसल बुरहान पर स्लो हो गया था। दिल में दर्द की अजीब सी टीस उठी थी। कितना तकलीफदेह होता है उसे नज़रअंदाज करना, पर अब तो कर दिया था। और पहला कदम कभी भी आखिरी कदम नहीं होता। गम प्रोसेस करने में वक्त लगता है। पहले गम को एक्सेप्ट करना, फिर उसे प्रोसेस करना, और फिर आखिर में उससे एग्जिट लेना एक लंबा तरीका है। और फजर मराज दूसरी स्टेज पर थी। वो गम को कबूल कर चुकी थी, अब प्रोसेसिंग में थी, और फिर एग्जिट रह जाता है। क्या वो ये सब कर पाएगी? अच्छा जी, ये हो गया हमारा एपिसोड 8 पार्ट 1 कंप्लीट। और मुझे अभी भी लग रहा है कि ये मुराद का ही काम है, क्योंकि उसी का फ़ायदा होगा ये सब करने से। लेकिन अभी क्लियर नहीं किया है, तो आगे देखते हैं क्या होता है। और ऑफिस में रईस के सामने जब फजर का नाम लिया गया था तो उसके एक्सप्रेशन चेंज हुए थे। शायद वो जानता है फजर को पहले से कहीं, लेकिन अभी क्लियर भी नहीं किया है, तो देखते हैं। और विलियम की इतनी स्टोरी दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन फजर के तरफ की अच्छी चल रही है स्टोरी, इंटरेस्टिंग है। तो देखते हैं अब इवेंट पोस्टपोन्ड होता है या नहीं। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़।